कंफर्म कर दीजिएगा। यस ज्योति, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। कुछ म्यूट अनम्यूट का प्रॉब्लम है। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है, नो इशू ज्योति, नो इशू। ओके चलो, कोई सवाल हो तो जिन लोगों का अनम्यूट प्रॉब्लम हो रहा है वो मैसेज करें, ठीक है। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, इनकम टैक्स क्लास में गुड मॉर्निंग सबको। तो बेसिकली आज इनकम टैक्स में मैं आपको क्या बताऊंगा सर? आज मैं आपको बताऊंगा रिटायरमेंट बेनिफिट हो रहा था, रिटायरमेंट बेनिफिट में कुछ और भी पॉइंट्स है उसमें बात करूँगा, ठीक है। फिर अलाउंस की तरफ चलूंगा, प्रोविडेंट फंड की तरफ जाना है, ठीक है। कोशिश है कि आज थोड़ा एचआरए का क्वेश्चंस भी करूँ, बट एचआरए कराने से पहले, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सोच रहा हूँ सर आपको लीव एनकैशमेंट के बारे में कुछ बात करूँ, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लीव एनकैशमेंट। क्या होता है सर लीव एनकैशमेंट, एनीवन? और कौन सा सेक्शन के अंदर लीव एनकैशमेंट के बारे में कहा गया है? सर वो जो छुट्टियां बची थी Yes, 16AA। हाँ शिवम बोल। एम्प्लॉय का जो सर्विस के टाइम पे जो छुट्टियां उसने जो यूज नहीं किया होता बचे हुए रहते हैं उसका उसका सेक्शन सेक्शन। 10 सबसेक्शन 10AA। थैंक यू संपर्क, वेरी गुड। ठीक है सर, सेक्शन को सर थोड़ा सा दीजिए, तवज्जो दीजिए सेक्शन को, ठीक है। सेक्शन भूलने से मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, ठीक है। लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोग पेंशन के बारे में बात किया है ना, और हम लोगों ने पेंशन के बारे में बात किया और हम लोगों ने ग्रेचुइटी के बारे में बात किया। पेंशन ग्रेचुइटी सैलरी का मतलब सर हीरो टॉपिक है, हीरो टॉपिक समझते हो? हीरो टॉपिक इन द सेंस तो वेरी पॉपुलर टॉपिक, लेकिन लीव एनकैशमेंट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर टॉपिक, ठीक है। तो मैं पहले आपको लीव एनकैशमेंट के बारे में कुछ बात लिखाता हूँ, कुछ समझाता हूँ, ठीक है। फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करने से आइडिया थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा, और फिर मैं आपको कुछ डिफरेंट अलाउंसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ऐसे डिफरेंट अलाउंसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। मोटा मोटी अलाउंस पे ग्रिप आ जाए, अलाउंस पे और रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह में ग्रिप आ जाए, फिर परपोजिट्स में जाऊंगा, ठीक है। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक एक एरिया इंपॉर्टेंट, सैलरी, हर चीज पे एक्सपर्टीज हासिल करना, ठीक है। तो अभी मैं बेसिकली आपको कहाँ बात मतलब किस एरिया में बात कर रहा हूँ सर? करेंटली मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस एरिया में, ये अलाउंस पे आते हैं सर। तो हाउस रेंट अलाउंस में मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ क्वेश्चंस करवाना है मुझे। एचआरए का मैंने प्रोविजन समझा दिया था, बट एचआरए का मैं आपको डिटेल्स नहीं बताया था, ठीक है। एचआरए का मैंने प्रोविजन समझाया था, बट एचआरए के बारे में डिटेल्स नहीं हुआ था। एक सेकंड। तो हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर आज कुछ क्वेश्चंस करने की इच्छा है, चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर, चिल्ड्रन हॉस्टल के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे आगे। फिलहाल मैं आपको जो बात करूंगा वो है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह में लीव इनकैशमेंट पे, ठीक है सर। लीव इनकैशमेंट एंड उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट पे भी बात कर लेंगे, और रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन में भी बात कर लेंगे। ओके, ठीक है, नो इशू। तो ये लीव एनकैशमेंट है क्या? सबसे पहले आपके मन में ये जो चल रहा है लीव एनकैशमेंट है क्या, ये इसके बारे में पहले थोड़ा बात कर लें। लीव सैलरी, इसको इसका और एक नाम भी है, लीव सैलरी और लीव एनकैशमेंट दोनों नाम से पुकारा जाता है सब, ठीक है। दोनों नाम से इसको बोला जाता है। मॉर्निंग स्नेह, गुड मॉर्निंग। स्नेह आवाज আসছে নাকি? अच्छा देखो, जनरली एम्प्लॉइज आर अलाउड टू टेक, ओके ओके ठीक है, जनरली एम्प्लॉइज आर अलाउड टू टेक लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। एम्प्लॉय क्या करते हैं सर, अपने जॉब के टाइम पे, सर्विस के टाइम पे
लीव लेते हैं, जनरली लेते हैं। एम्प्लॉय में अवेल सच लीव और इन केस द लीव इज नॉट अवेल्ड, वो चाहे तो लीव ले सकता है, मतलब छुट्टी। और मतलब देखो सर, जो सरकारी छुट्टी है उसको छोड़ के, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्मल छुट्टी रहता है वो तो छुट्टी सबके लिए है, ठीक है। लेकिन ये छुट्टी नॉर्मल गवर्नमेंट का जो हॉलीडेज है उसको छोड़ के, नेशनल हॉलीडेज वगैरह को छोड़, ऑफिशियल छुट्टी का जो भी है उसको छोड़ के बाकी छुट्टी का बात कर रहे हैं, लीव लेने का बात कर रहे हैं। और ये पेड लीव है सर, ये जो लीव है ये पेड लीव है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर आप लीव लेते हो या उसकी जगह में ना लेते हो, एम्प्लॉय में अवेल सच लीव और इन केस द लीव इज नॉट अवेल्ड, लीव में आइदर लैप्स और बी एक्यूमुलेटेड फॉर फ्यूचर और अलाउड टू बी इनकैश्ड एवरी ईयर, ठीक है। लीव इनकैश भी हो सकता है हर साल, और एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ रिटायरमेंट, या तो हर साल कर लो इनकैश, या फिर जब आपका सर्विस कंप्लीट होता है, टर्मिनेटेड होता है या रिटायरमेंट होता है, तब आप उसको इनकैश कर सकते हो, ठीक है, मतलब नगद कर सकते हो, उसको पैसा में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन इज दैट लीव इनकैशमेंट के थ्रू से आपको जो सैलरी मिलता है, लीव एनकैशमेंट के थ्रू से आपको जो भी अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव होता है, क्या वो टैक्सेबल है? दैट इज द क्वेश्चन। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, क्या वो टैक्सेबल है? क्या कितना टैक्सेबल है? अगर टैक्सेबल है तो कितना है, तो एग्जेम्प्टेड कितना होगा, इसका क्या हिसाब है, वही बेसिकली जानना है, ठीक है। और वो भी पॉइंट बाय पॉइंट जानना है, हड़बड़ नहीं करना है, जानना है तो सॉलिड जानना है, ठीक है। आधा अधूरा नॉलेज दिक्कत में डाल देगा, इसलिए आधा अधूरा बात ना करें, ठीक है। मतलब मैं खुद को ही बोल रहा हूँ सर, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट द पेमेंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनकैशमेंट ऑफ अनएबल लीव, अगर आप कोई लीव नहीं लेते, अवेल नहीं करते, जो पेमेंट आपको रिसीव होता है उसके बदले इट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, वो सैलरी का पार्ट बनता है। हाउएवर वो सैलरी का पार्ट है, तो इन सिंपल लीव एनकैशमेंट में जो पैसा आपको मिलेगा, अनएबल लीव में जो पैसा आपको मिलेगा, वो सैलरी का पार्ट बनेगा, यस सैलरी का पार्ट बनेगा। बट हाउएवर देखिए दूसरा उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हाउएवर बट ऐसा भी हो सकता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA प्रोवाइड द एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अर्न्ड लीव बाय एन एम्प्लॉय, जो यूटिलाइज उसने नहीं किया एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, वेदर ऑन सुपर एनुएशन और अदरवाइज। सुपर एनुएशन मतलब रिटायरमेंट टाइम पे जो होता है सब, वेदर ऑन सुपर एनुएशन और अदरवाइज। नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो फिर सर इसका ट्रीटमेंट कैसे हो? आप एक बार बोल रहे हो कि सैलरी का पार्ट है, दूसरी बार बोल रहे हो कि एग्जेम्पशन हो सकता है, बट कैसे हिसाब किताब कैसे करें? तो हिसाब किताब करने के लिए भी वैसे जैसे हमने बोले ग्रेचुइटी में हम लोगों ने जिस तरह से आपका क्या बोलते हैं उसको, पेंशन में भी देखा ना, उसका इसी तरह का यहाँ पर भी प्रोविजंस है, इसका भी कुछ ट्रीटमेंट है सर। पॉइंट इज दैट exemption amount received by way of encashment of unutilized earned leave or retirement, section 10 subsection 10 AA, the provision of this clause are mentioned below। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा सर, लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सर सरकारी हो तो बल्ले बल्ले, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। बल्ले बल्ले समझते हो ना, लोग पंजाबी लोग सर हमारे देश में खुश हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले करते हैं, ठीक है, हो जाए तेरे बल्ले बल्ले। तो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं जब उनका लीव सैलरी रिसीव होता है और रिटायरमेंट में रिसीव करते हैं, उनका फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स में काउंट नहीं होगा। इसीलिए सब सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं सर, हाँ सर इसीलिए और क्या, सरकारी को इतना सुविधा जो दिया जाता है। सर अगर नॉन गवर्नमेंट है तो सर नॉन गवर्नमेंट के लिए दाल में कुछ काला है। Leave salary received at the time of retirement is exempt from tax to the extent of the least of the following। पूरा का पूरा exempt नहीं होगा, कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि मैक्सिमम 3 लाख, लीव सैलरी एक्चुअल रिसीव्ड, 10 मंथ सैलरी, 10 मंथ्स मतलब एवरेज सैलरी सर, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। मैं कल ही आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना सिखाया है ना, यस्टरडे लाइव क्लास में हम लोगों ने किया एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। And point 4, cash equivalent of leave based on last 10 months average salary
immediately preceding the date of retirement to the credit of the employee at the time of retirement or death, and leave entitlement cannot exceed 30 days for every year or actual service rendered for the employer from whose service he has retired. अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा बात बोल दिया. Cash equivalent of leave based on last 10 months average salary immediately preceding the date of retirement. ये तो 10 months के हिसाब से बोला. बोलते कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेट earned leave entitlement cannot exceed 30 days for every year of actual service rendered for the employer from whose service has been he has retired. जहां से वो रिटायरमेंट लिया है उसका एवरी ईयर 30 दिन का लीव उसको गवर्नमेंट एक्चुअली सपोर्ट करता है. गवर्नमेंट क्रेडिट लीव लेने के लिए आपको 30 दिन का ही डेट देता है. तो सर अगर कोई 30 से ज्यादा का लीव ले लिया तो वो काउंट नहीं होगा. सिंपल बात है. कंपनी 40 लीव देता है, ठीक है, कंपनी देता है, आप लीव लिया करो, बट इनकम टैक्स वाले आपको 30 डेज से ज्यादा बेनिफिट नहीं लेने देंगे. तो गवर्नमेंट के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से आपका जो हिसाब किताब होगा वो 30 दिन का होगा. भले ही आप 40 दिन 50 दिन का लीव गवर्नमेंट मतलब एज पर योर कंपनी, एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है वो 40 डेज का लीव देता है, हो सकता है वो ईयरली 50 डेज का लीव देता है, बट गवर्नमेंट इसको 30 डेज लीव ही काउंट करेगा. कैसे? चलो देखेंगे कैसे और क्या. कुछ बातें याद रखिएगा. लीव सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, अगर आप अपने सर्विस के दौरान लीव सैलरी को इनकैश करते हो तो फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब इनकम में ऐड हो जाएगा. Where leave salary is received from 2 or more employers, अगर आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से लीव सैलरी ले रहे हो in the same previous year, then total amount का लीव सैलरी ही, ठीक है, then the aggregate amount of leave salary exempt from tax cannot exceed 3 लाख. ठीक है, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, दोनों सैलरी को एग्रीगेट करके मैक्सिमम 3 लाख तक छूट है, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा. जहां लीव सैलरी इज रिसीव्ड इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर, मतलब फॉर्मर मतलब जिनके पास आप पहले काम करते थे, अभी आपको पेंशन मिलता है. तो जहां लीव सैलरी इज रिसीव्ड इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर and again received from another employer in a latter previous year, the limit of 3 lakh will be reduced by the amount of leave salary exempt earlier. अच्छा, अगर पहले भी कुछ एग्जेम्पशन लेके रखे हो ना, तो वो एग्जेम्पशन अमाउंट को माइनस करके जो बचेगा वही ओवरऑल 3 लाख, ओवरऑल 3 लाख मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा. अगर किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में पहले कुछ ले चुके हो तो जो अमाउंट पहले एग्जेम्प्ट कर चुके हो उसको 3 लाख से माइनस करके फिर बताना कि आगे और कितना मिलेगा. ये सब स्पेशल पॉइंट्स है सर, ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन जब ट्रिकी हो जाएगा तब ये सब पॉइंट को भी सवाल में पूछ सकता है. सैलरी और एमसीक्यू सवाल में भी ये सब सवाल आ सकता है. तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस. सैलरी फॉर दिस पर्पस मीन्स, अच्छा ये याद रखिएगा सर, अगेन सैलरी फॉर दिस पर्पस. कल मैं आपको बताया था ना सैलरी का डेफिनेशन. हाँ, सैलरी का डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, है ना. मैं कल आपको चिल्ला चिल्ला के बताया, फिर आज भी चिल्ला चिल्ला के बता देता हूँ. कल भी चिल्ला चिल्ला के बता देता दिया था, आज भी चिल्ला चिल्ला के बता देता हूँ कि सैलरी का कुछ डेफिनेशन होता है और आप इस डेफिनेशंस को इग्नोर मत कीजिएगा. क्यों? बिकॉज सैलरी का डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज क्योंकि सैलरी के डेफिनेशंस पे ही डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन क्या होगा. ठीक है, कहाँ चला गया मीनिंग ऑफ सैलरी. कल बताया था ना आपको, कल बताया था क्लास में, कल मैंने इसको डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ सैलरी. फिर से बताता हूँ. अगर ग्रेचुइटी के बारे में था, ठीक है, तो लीव एनकैशमेंट के बारे में क्या है. कल मैं ग्रेचुइटी और पेंशन के बारे में मैं कल बताया था आपको. आज मैं आपको लीव सैलरी के बारे में बता देता हूँ. अच्छा सर, लीव सैलरी का जो रूल्स है और ग्रेचुइटी जो नॉट कवर्ड है उसका रूल सेम है. अरे वाह, तो सर सुविधा हो गया. हाँ सर, मौज करो. जब सुविधा मिलता है क्या करना चाहिए? मौज करना चाहिए. आप भी मौज करो. ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड का जो रूल्स है, लीव सैलरी का रूल्स भी सेम है. सर एचआरए में भी सेम रूल आएगा. सर आरपीएफ में भी सेम रूल आएगा, मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कैलकुलेशंस में, और वीआरएस के कंपनसेशन में, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में भी सेम आएगा. अरे वाह, मजा आ गया. तो ये सबसे अच्छा एक पॉपुलर है सर. तो इसमें सैलरी का क्या मतलब है? बेसिक प्लस डीए. डीए का कौन सा पार्ट लेंगे सर?
RB. RB part, हाँ sir, okay. Basic salary and DNS allowance he provide in terms of employment and commission calculated as a fixed percentage of turnover. तो basic plus DA, DA का RB part plus COT, basic plus DA plus COT ये लिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं वापस, चलो आ जाते हैं। जब भी हम लीव एनकैशमेंट का हिसाब किताब करेंगे, जो 10 मंथ्स का जब सैलरी कैलकुलेट करने बोलेगा ना, तो सैलरी में क्या क्या काउंट करना है। सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस ई प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड अगर रिटायरमेंट बेनिफिट दिया तभी लेना है, एंड कमीशन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। And average salary will be determined on the basis of salary drawn during the period of 10 months. Okay, 12 महीना गलती मत करना, ठीक है। जो लोग अनजान है वो क्या कर लेगा, अनजान आदमी क्या करेगा, 12 महीने में कर लेगा, सारा साल का काउंट करके फिर डिवाइड करके 12 से डिवाइड कर देगा। तो एवरेज का मतलब यहाँ पर 10 महीने का हिसाब होता है, पिछले 10 महीने का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। क्या बोलता है, 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जिस मंथ वो रिटायरमेंट करता है उसके पिछला 10 महीने, वेदर ऑन सुपरएनुएशन और अदरवाइज, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने का हिसाब किताब। एक काम करते हैं सर, समरी बना लेते हैं, चलो हम लोग भी थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कौन सा नोट्स होगा कल वाला, यही होगा क्या। कल कुछ नहीं लिखे थे क्या, अच्छा कल क्वेश्चन सॉल्व किया था, कल का क्वेश्चन आंसर ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ कि कल कुछ नहीं लिखा। सब लीव सैलरी, सैलरी और या फिर क्या बोलते हैं सर, लीव कैशमेंट, ठीक है। लीव सैलरी और लीव एनकैशमेंट दोनों नाम से भरा जाता है, जो भी नाम से पुकारो मतलब वही होता है। ए लिमिटेड का पॉलिसी है, ये आपको 40 डेज का लीव देता है। अच्छा, अगर लिमिटेड के बाद कुछ नहीं बोला कि ये ए लिमिटेड जो है गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, मतलब नॉन गवर्नमेंट है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, तो क्या सोचोगे। नॉन गवर्नमेंट। थैंक यू। तो ए लिमिटेड का पॉलिसी है कि 40 डेज का लीव देता है, कब, एवरी ईयर। किसको देता है लीव, किसको मिलेगा, किसको मिलेगा लीव, एम्प्लॉय को ना। ए लिमिटेड कौन है, एम्प्लॉयर है। पॉलिसी क्या है इनका, 40 दिन का लीव एवरी ईयर टू देयर एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेना है, जो मैंने अभी आपको बताया उसको बस फटाफट शॉर्टकट में लिख लो। एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस क्या होगा,
सर्विस कंटिन्यू करते करते अगर आप इनकैश करते हो तो क्या होगा? सर फुल्ली टैक्सेबल किसके लिए? सर सबके लिए। ये रो रहा है क्यों? बोले तो फुल्ली टैक्सेबल हो गया ना। तो रोने वाला एक इमेज बना दिया, ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज, अगर आप सर्विस कंटिन्यूएशन के बीच में ही ले लेते हो, ठीक है, इनकैशमेंट कर लेते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों को ही थोड़ा सा आंसू आ जाएगा, बिकॉज बिकॉज टैक्सेबल। लेकिन सर बात आता है जब कंपनी नॉन गवर्नमेंट है और कंटिन्यूएशन में नहीं उठाते हैं। एक काम करें सर, एक गुल्लक बनाते हैं। अरे वाह, इतना अच्छा ड्राइंग आ गया मेरा। सर इसके अंदर क्या जमा होगा? लीव जमा होता है, लीव। लीव का गुल्लक है, लीव बॉक्स। अब इसमें कितना लीव है साल में? सालाना कितना लीव है? 40 डेज। वाह, एट दी टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कब रिटायर कर रहे हैं? सर कम से कम 20 साल तो नौकरी करेगा। 20 ईयर 9 मंथ, 20 साल 9 महीना नौकरी किया और फिर छोड़ दिया। तो फिर छोड़ा मतलब रिटायर हो गया। जब रिटायर कर रहा है सर, तब उसके पास क्रेडिट लीव है 350 दिन, 350 डेज। ठीक है सर, जब रिटायर कर रहा है तब उसके पास लीव है 350 दिन का, और जिसका वैल्यू है 350 का, क्रेडिट लीव का जो वैल्यू हुआ है 350 दिन में, वो हुआ है सर 2,50,000। ठीक है, ये हिसाब आपको देके रखा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि भाई ए लिमिटेड 40 डेज का लीव देता है, कोई बंदा 20 साल 9 महीना काम करता है, फिर क्रेडिट लीव मिलता है 350 का, उसका क्रेडिट लीव बढ़ा हुआ रहता है, जिसके लिए उसको 2.5 लाख मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे। नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सर, अगर वो गवर्नमेंट होगा तो क्या होगा, अगर वो नॉन गवर्नमेंट होगा तो क्या होगा? सर पहले मुझे आप लोग ये बता दो कि अगर गवर्नमेंट होगा तो क्या होगा। गवर्नमेंट में नॉन टैक्सेबल होगा सर। तब आप ऐसे बोलो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, है ना, क्योंकि ये रिटायरमेंट पे ले रहा है। बात को ध्यान से समझिएगा, अगर एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस होता और वो गवर्नमेंट भी होता तो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाता। लेकिन ये सेकेंड वाला जो गुल्लक वाला 40 डेज का लीव हम लोगों ने उठाया यहाँ पर, ये दूसरा सिचुएशन है। इस सिचुएशन में वो लीव काउंट करता है रिटायरमेंट के बाद, उनके क्रेडिट लीव 350 दिन का है, 250 सॉरी 2,50,000 का अमाउंट होता है। तो गवर्नमेंट होगा, अच्छा कौन सा सेक्शन के तहत होगा? 10 सबसेक्शन 10 ये सेक्शन है, इसके तहत फुल्ली एग्जाम। ओके। अब दूसरा सवाल है कि अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या करेंगे? सर नॉन गवर्नमेंट है। हाँ बोलो। স্যার রুলসটা দিয়ে বের করতে হবে স্যার 3 লাখ যেটা আছে यस, वेरी गुड सर, 10 वेरी गुड। বছর বের করতে হবে।
सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए के तहत, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए के तहत, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसा लिख सकते हो कि डबल ए के बाद एक क्लॉज भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर फुल्ली एग्जाम्ड है तो 10 सबसेक्शन 10 डबल ए क्लॉज 1, ठीक है। और अगर दूसरा भी कोई है तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए क्लॉज 2, ठीक है। अब ये भी लिख थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, ये क्लॉज 2 और ये हो जाएगा क्लॉज 1, ठीक है। नाउ इसमें जो 3 रूल्स है वो 3 रूल लगाना पड़ेगा। अब 3 रूल क्या है? 3 रूल की 4 रूल, कितना है? 4 है ना? 4 चार्टे रूल, से 4 रूल, 3 नहीं है। नॉर्मली हम लोग 3 देखते हैं बट यहाँ पर 4 है। 3 लाख जितना आपको मिला है, 10 मंथ का एवरेज सैलरी और कैश इक्विवेलेंट अनेबल लीव बेस्ड ऑन द लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी टू इज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। इन 4 में से जो सबसे सस्ता पड़ेगा वो आपका, मतलब सबसे सस्ता मतलब जो सबसे कम होगा वो आपको एग्जेम्प्ट होगा, और बाकी अमाउंट आपका अमाउंट रिसीव से माइनस होके एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही रूल। अब इसमें पहला पॉइंट लिख दो सर, मैक्सिमम 3 लाख। दूसरा पॉइंट 10 इंटू, नहीं सर, दूसरा पॉइंट होगा अमाउंट रिसीव्ड। तीसरा पॉइंट है 10 इंटू एवरेज सैलरी। और चौथा पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर डी, फिर इसको ना इन सिंपल इतना लिख दो, क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी, ये होगा मैक्सिमम 3 लाख, अमाउंट रिसीव्ड 10 इंटू एवरेज सैलरी एंड क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी। मतलब ये जो इतना बड़ा बात है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मतलब यही होता है 10 मंथ सैलरी मतलब 10 इंटू एवरेज सैलरी, और ये जो लास्ट पॉइंट है दैट इज कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट अनेबल लीव, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनेबल लीव मतलब क्रेडिट लीव, अनेबल लीव मतलब क्रेडिट लीव इनटू 10 मंथ सैलरी। तो फिर क्या बात हो गया? क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी, और उसमें हिसाब किताब जो होगा एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से 30 डेज का हिसाब होगा। सर तो फिर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सर ये था प्रोविजंस, अब हमें इसको यूज करना है। देखिए सर, अच्छा इन आवर एग्जाम्पल आप मुझे फटाफट बताइए टोटल लीव कितना है? 350 डेज। सर टोटल लीव कितना है? 350 डेज तो उसके पास एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट पड़ा हुआ है। टोटल लीव कितना है सर क्वेश्चन के मासे अंदर? 30 दिन, क्वेश्चन है वो थोड़ा सा 40 दिन। तो 40 डेज अगर आपको एवरी ईयर मिलेगा तो टोटल कितने साल में उसको जॉब हुआ है उसका? 20 साल 9 महीना। फ्रैक्शन इग्नोर करो सर, फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर्ड। हाँ, ग्रेचुइटी का नॉट कवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। तो एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स मत करना, एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स मत लेना, राउंड कर देना और फ्रैक्शन को इग्नोर कर देना। याद रखिएगा ये वाला। तो 40 दिन करके हर साल का लीव है तो टोटल लीव कितना हो जाएगा? बोलो। 40 डेज इंटू 20 ईयर्स, तो टोटल लीव कितना हो जाएगा? मतलब इस कोई भी एम्प्लॉय को इस ए लिमिटेड में टोटल कितना लीव मिलेगा अपने पूरा सर्विस लाइफ में? सर 800। यही तो पूछ रहे हैं। तो टोटल 800 लीव उनको पूरा सर्विस लाइफ में मिलने वाला है, 800 डेज। सर क्रेडिट कितना है अभी जब रिटायर कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है? 350।
सर अगर टोटल लीव 800 है, क्रेडिट लीव 350 है, तो बाकी क्या हो गया? তার মানে ছুটি নিয়ে নিয়েছে। मतलब यूज हो गया है ना। तो यूज हो गया 450 डेज। ओके सर, थोड़ा सेंस लगाइए। अगर 350 दिन का लीव है, अच्छा यहाँ पर मैंने और एक चीज यहाँ पर लिखना थोड़ा सा भूल गया। सर ये तो एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन तो करेंगे, लेकिन सैलरी कितना है यही तो हमने बोला नहीं ना। স্যার বলছিলাম যে এই যে ক্যালকুলেশনটা করছি এটা কি স্যার পয়েন্ট নাম্বার ডি এর ক্যালকুলেশন হচ্ছে নাকি পুরোটা নন গভর্নমেন্ট আন্ডারে পুরো ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে? ये टोटली नॉन गवर्नमेंट का कैलकुलेशन चल रहा है सर। Non-government শুরু থেকেই হচ্ছে তো? यस ऑब्वियसली नॉन गवर्नमेंट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। ঠিক আছে। ठीक है, गवर्नमेंट का तो कुछ होने वाला नहीं है, उसका तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ड्यूरिंग दी कंटिन्यूटी में जितना करेगा पूरा टैक्सेबल होगा, जिस जिस ईयर में करेगा। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है सर, एक चीज मैंने यहाँ पर देना भूल गया कि सर सैलरी कितना है। तो सर एज्यूम कर लो, ये आपको मैं जैसे एज्यूम कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन में तो आपको मिलेगा ना। तो एज्यूम एवरेज सैलरी, ये मैं आपको बस ऐसे ही डायरेक्टली दे रहा हूँ। ठीक है, मान के चलो कि एवरेज सैलरी 14,000 करके, पिछले 10 महीना का सैलरी निकाल के फिर उसका डिवाइडेड बाई 10 करके 14,000 मेरा आया है, मान के चलो। तो एज्यूम एवरेज सैलरी इज 14,000। अब मुझे नॉर्मल सेंस में बताओ कि अगर एवरेज सैलरी किसी का 14,000 है, क्रेडिट लीव किसी का 350 डेज का है, तो उसको कितना क्रेडिट लीव का कितना पैसा मिलना चाहिए, मतलब कितना एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपके पास 350 दिन का लीव है और एक महीने में 30 दिन आता है, तो फिर 14,000 अगर आपका एवरेज सैलरी है, तो आपका एग्जेम्पशन क्या होगा? इसको हिसाब करके बताओ। 30 दिन का 14,000 तो 350 दिन का कितना? बात समझे, 14,000 अगर आपका मंथली एवरेज सैलरी होता है, तो 350 दिन के স্যার लिए এক লাখ आपको कितना मिलेगा? हाँ 1,63,333। 1,63,333। क्या ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर? बोलो क्या लगता है? सिंपल है ना, एवरेज सैलरी गिवन है क्वेश्चन में 14,000 का है, 350 दिन का लीव है आपका, 30 दिन का सैलरी 14,000 है, तो 350 दिन का कितना सैलरी होगा, ये आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन सर ये नहीं होगा, इसको ना गोला करो, इसको पूरा मत काटो, इसको गोला करो और गोला करके इस तरह से काटो। मतलब ये हिसाब कॉमन सेंस में आया, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस आंसर, नॉट एज पर रूल्स। बहुत लोग ये गलती करता है, उनको लगता है कि 350 दिन का लीव है, 30 दिन में 14,000 का अगर एवरेज सैलरी है, तो ओवरऑल कितना उनको लीव का मिलेगा, और उस पर एग्जाम कर देता है। लेकिन ये गलत है, इट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग है। तो फिर राइट क्या है सर? एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स टोटल लीव कितना होना चाहिए? एज पर इनकम टैक्स टोटल लीव कितना होना चाहिए? यहाँ पर कुछ बदल होने वाला है। क्या होने वाला है? ए लिमिटेड जो कंपनी है आपको 40 दिन का लीव देता है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना लीव अलाउ करता है आपका? স্যার এটা 30 ইনটু স্যার 20 ইয়ার্স হবে। थैंक यू सर, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको तब से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका कंपनी कितना भी लीव दे दे,
कंपनी 40 लीव दे दे, कंपनी 50 लीव दे दे, बट एज पर गवर्नमेंट, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपका लीव 30 डेज के हिसाब से काउंट होगा, नॉट मोर देन दैट। कंपनी ज्यादा दे फर्क नहीं पड़ता, बट आपका हिसाब 30 डेज के हिसाब से होना चाहिए ईयर। तो एज पर इनकम टैक्स 30 डेज का लीव कितने के साथ इंटू होगा? 20 साल के साथ, 20 ईयर्स। तो एज पर इनकम टैक्स टोटल लीव कितना होगा? 600 days। सर आपने कितना कितना आपने यूज कर लिया? यूज कितना कर लिया आपने? यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड सर। यूज कितना है आपका? टोटल लीव में कितना यूज कर लिया आपने? 350। 350 क्रेडिट में आपको पड़ा हुआ है, but सर use कर 450 लिया, सर यूज। 450 कर लिया ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ 450। तो यू ऑलरेडी यूज 450, तो मिलेगा कितना? सर 150। तो क्रेडिट लीव 150 हो। अब आपका हिसाब 150 के हिसाब से, देयरफॉर 30 डेज का एवरेज सैलरी 14,000 जो है वही है, ठीक है। तो 150 दिन का एवरेज सैलरी कितना होने वाला? बोलो। बोलो सर कितना होता है? सर 70,000। ठीक है, ये क्या होगा? एग्जाम। तो फिर टैक्सेबल क्या होगा? इफ 70,000 इज exempted then taxable equals to कितना रिसीव हुआ था आपका? लीव Receive सैलरी my रिसीव 250 में से 180 2,50,000 less माइनस 70,000 7, 1,80,000। 80,000। ये क्या होगा? टैक्सेबल सैलरी शीट में ही आएगा, समझे सर? ये जो लाइन यहाँ पर था प्रोविजंस में, ये जो प्रोविजंस है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनएबल लीव based on last 10 months to these credit at the time of retirement, earned leave entitled cannot exceed 30 days for every year of actual service। ठीक है, इस पूरा पॉइंट का वो है हिसाब, समझे? बोलो सर, आई होप कि क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो सर। हाँ सर। ठीक है, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, भाषा समझना तो पड़ेगा। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा चीज क्या है जानते हो हमारे सोसाइटी में? सबसे बड़ा साइंस है भाषा। अगर आपको भाषा समझ आता है ना, दुनिया का हर चीज आसान है। जहां जहां लैंग्वेज में बैरियर है, आप समझो कि वही प्रॉब्लम। सर क्या बात कर रहे हो, लैंग्वेज में प्रॉब्लम? यस, लैंग्वेज में प्रॉब्लम। हर चीज का एक लैंग्वेज होता है। जैसे जो लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मैं भी था बचपन में, बहुत ज्यादा था। बड़े होने के साथ साथ थोड़ा सा उसको मैं रिकवर किया। मैथमेटिक्स, मैथ्स भी एक लैंग्वेज है सर। सर क्या बात करते हो, मैथ्स कौन सा लैंग्वेज है? सर मैथ मैथ्स का लैंग्वेज है। प्रॉब्लम क्या है, मैथ जो कहना चाहता है, अगर वो बात आप समझ नहीं पाते तो इसका मतलब मैथ्स टफ हो जाता है। फिजिक्स, बहुत लोगों को बचपन में फिजिक्स टफ लगता था या केमिस्ट्री टफ लगता था। सर तभी तो साइंस छोड़ के कॉमर्स में आए होंगे। ज्यादातर नॉर्मल एक आम सोच ऐसे होता है, Yes, साइंस साइंस मेरे दिमाग में मैं नहीं जाता तो कॉमर्स ले लेते हैं। हाँ सर, सही मैथ होता है सर ना? मैथ्स नहीं आता था इसीलिए कॉमर्स में आए। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है सर, इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब मैथ्स का लैंग्वेज जो था वो आप कनेक्ट नहीं कर पाए। फिजिक्स केमिस्ट्री का लैंग्वेज आप कनेक्ट नहीं कर पाए, वो कुछ कहना चाहता है।
जो कहना चाहता है समझने का कोशिश नहीं किया होगा, या फिर कोई आपको समझा नहीं पाया होगा। मैं तो समझता हूँ कि समझा नहीं पाया होगा, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है? बेस लेवल में समझाने वाला नहीं है हमारे देश में। द बिग गैप। अगर समझाने वाला मिल जाए ना, हर कोई समझ सकता है। लैंग्वेज बैरियर सर, हर चीज में प्रॉब्लम। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप में कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी, हाँ, अगर देखो बड़े होने के बाद अगर आप अपना गलती को देखते हुए भी नहीं देख रहे, वो आपका कमजोरी है कि आप अपना गलती को सुधारना नहीं चाहते। गलती को सुधारने का कोशिश तो आपको करना चाहिए, वो आपका कमजोरी है। बट बेसिकली आप कमजोर नहीं हो। मतलब एक परसेप्शन बना लेते हैं ना हम लोग मन में कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये गलत सोच है। बिकॉज इंसान से नहीं हो पाएगा ऐसा कोई चीज दुनिया में नहीं है। ह्यूमन बींग वो हर चीज कर सकता है, ये ब्रह्मांड में कोई और नहीं कर सकता। मतलब एक्सेप्ट सुपर नेचुरल पावर, गॉड, अल्लाह जो भी है, ठीक है, उनको छोड़ के, भगवान, सबको छोड़, सुपर नेचुरल पावर को छोड़ के, जो यूनिवर्स को चलाते हैं, यूनिवर्स बॉस, तो उनको छोड़ दो सर। जो इस मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक समझते हो, जो बेसिकली ये मृत्यु लोक है ना, यहाँ पर हर कोई मरेगा, लेकिन ह्यूमन बींग इनमें से सबसे पावरफुल है। क्यों? उसके पास बुद्धि है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है? जब वो ढीठ बन जाता है। ढीठ मतलब वो मन में बिठा लेता है, वो मन में परसेप्शन बना लेता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। जो इंसान ये परसेप्शन बना लिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इसका मतलब वो लैंग्वेज बैरियर कर दिया। और आप बेसिकली लैंग्वेज को समझना नहीं चाहते, या फिर कोई आपको समझाने वाला मिला नहीं होगा, या फिर आपने ढूंढना नहीं। ढूंढो तो मिलेगा ना, ढूंढो तो मिलेगा। तो वही मेन प्रॉब्लम है, लैंग्वेज इज द प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम था, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बट जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ देखा, तो देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व। तो दैट इज द प्रॉब्लम। बस इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करो, देखो हर चीज आसान लगे। आपको पता है स्टीव जॉब्स आज वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है ना सर, एप्पल। हाँ सर। यस सर। देखो मैंने बस लिखा नीम करोली बाबा, देख रहे हो सर? ये नीम करोली बाबा कौन है? ये नीम करोली बाबा हिमालयन आश्रम का, हिमालय में अपने देहरादून में कोई आश्रम है उत्तराखंड में। नीम करोली बाबा वहां पर रहता था, ठीक है, ये वाला आश्रम नैनीताल। कभी हो सके तो जाओ, जरूर जा सकते हो सर। यहाँ पर स्टीव जॉब्स आया था, कब आया था जानते हो? 1974 में। स्टीव जॉब्स along with his friend Dan Kotke traveled to India in April 1974 to study Hinduism and Indian spirituality. They planned also to meet Neem Karoli Baba, but arrived to find the Guru had died the previous September. सर कहना क्या चाहता हूँ, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कोई हिंदुइज्म का प्रमोशन नहीं चल रहा, हिंदुइज्म को प्रमोट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों जानते हो? जो सनातनी है, जो ओरिजिनल है, उसको कोई प्रमोशन का जरूरत नहीं है। जो ओरिजिनल है उसको कौन प्रमोट करता है? ओरिजिनल आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू है, हिंदुइज्म वर्ल्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू है सर, वो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, ठीक है? बाकी कोई भी कितना भी कोशिश करे वो अलग बात है, अपना अपना प्रमोशन करके लोगों को जबरदस्ती ये करो वो करो, जो भी करता है, ठीक है, नाम से बात नहीं है सर, जो भी कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हिंदुइज्म में ऐसा कोई बात नहीं। तभी तो स्टीव जॉब्स दौड़ दौड़ के आया था। तो यहाँ पर मेरा ऐसा कोई मानसिकता नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे हिंदुइज्म के बारे में बात करूँ, ठीक है? मुझे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना। मेरे को बस आपको इतना बताना है कि वो बेसिकली गुरु के खोज में आया था। कौन? स्टीव जॉब्स अमेरिका से आया था इंडिया में। क्यों? बिकॉज स्टीव जॉब्स को लैंग्वेज बैरियर हो गया था, बिजनेस में और इनोवेशंस में फेलियरिटी आ रहा था। आज जो एप्पल बना है ना, वो एप्पल एक दिन में नहीं बन गया। एक्चुअली एप्पल नीम करोली बाबा से वापस जाने के बाद बना है, तब जाके एप्पल बना है। नेस्ट जो बाद में मैकिंटोश बना,
पहले नेस्ट बोल के एक कंपनी बनाया था उन्होंने, वो नेस्ट जिसको उन्होंने बेचा था उनको उसने धोखा दिया। तो बेसिकली स्टीव जॉब्स टोटली बिखर गया था, टोटली। आज जो एप्पल वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है, ये वैल्यूएशन रातों रात नहीं आया सर। आपको लगता है ना इनोवेट कर लिया और आ गया, तो फिर नीम करोली बाबा के पास क्यों आने का जरूरत था? कुछ तो रीजन होगा। बाद में जुगरबर्ग भी आया था इनको मिलने के लिए। जुगरबर्ग कौन? सर फेसबुक वाले। फेसबुक वाले। ये देखो, influenced by Steve Jobs, Mark Zuckerberg visited Neem Karoli Baba's ashram in Kainchi. Larry Brilliant took Google's Larry Page, Jeffrey Skoll, co-founder of eBay, on the pilgrimage. Comedian Petty Holmes, Ram Das, My Hero and My Brother in the, मतलब ये जिस तरह का बड़े बड़े जो भी बना है इनका मतलब बेसिकली यूएस टेक्नोलॉजिस्ट, they all visit Neem Karoli Baba's ashram. Why? उनको कुछ ढूंढ रहा था, वो जवाब नहीं मिल रहा था, लैंग्वेज बैरियर हो रहा था, समझ नहीं पा रहा था। आया, और आने के बाद आप देख सकते हो कि जो बना है आज, जो वर्ल्ड का टॉप लेवल का ब्रांड बना है, उस ब्रांड के पीछे ये आश्रम का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ का जो गुरु का जो शिक्षा है, जो जो दिया है उन्होंने, जो ब्रह्मांड का जो बहुत बड़ा नॉलेज में से छोटा सा पार्ट स्टीव जॉब्स के अंदर, जुगरबर्ग के अंदर जो मिला है ना, वही स्पेशल है। दुख का बात तो यह है कि हम लोग इंडियन होके अपना ही चीज को नहीं समझ पा रहे, ये प्रॉब्लम है सर। तभी भारत पीछे है। भारत के पीछे बाहर वाले का कोई गलती नहीं है, गलती है कि हम लोग अपने आप में विश्वास नहीं करते। अगर अपने आप पे विश्वास होता तो फिर ये दिन देखना ना पड़ता। जो भी हो, चलो वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब बाकी आप लोगों का काम है, जो भी ठीक लगे आप लोग आगे आगे देखते रहना। नो नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। इनका तो बेसिकली एक और कोई नहीं सर, एक बेसिकली इंडियन गुरु है जो शिक्षा देते हैं लोगों को, बेसिकली सीक्रेट बताते हैं, दुनिया का सीक्रेट बताते हैं। ये जो आज जुगरबर्ग जो इतना बड़ा फेसबुक बनाया, आज जो स्टीव जॉब्स जो इतना बड़ा एप्पल का टेक्नोलॉजी बनाया, इसके पीछे का मेन नॉलेज कहाँ से आया? कभी बैठे बैठे सोचिएगा सर, तब पता चलेगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर तो फिर नीम करोली बाबा का प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? अरे भाई ये लोग गुरु है, प्रमोशन थोड़ी ना करेगा। हाँ, ऐसे प्रमोशन नहीं होता है, ओरिजिनल चीजों का प्रमोशन ऐसे नहीं होता है। ओरिजिनल चीजों के पास लोग ऐसे ही आता है। ओरिजिनल जो होते हैं ना, वो मेटेरियलिस्टिक नहीं होता, उनको कुछ पाने का चाहत नहीं होता, ये बना दो वो बना दो, ऐसा नहीं होता। उनके पास लोग ऑटोमेटिक पहुंचते हैं और वो ऑटोमेटिक बन जाता है। इसलिए ओरिजिनल चीज पे बिलीव करना जरूरी है, और ओरिजिनल को प्रमोट करने का भी जरूरत नहीं होता। वो अपने आप प्रमोट होगा, उसके काम में ही प्रमोट हो जाएगा। वापस आ जाओ सर। सर लीव एनकैशमेंट से स्टीव जॉब्स में चले गए, और स्टीव जॉब्स से आप नीम करोली बाबा पे चले गए। सर लैंग्वेज बैरियर को समझाने के लिए बोला। लैंग्वेज बैरियर और कुछ नहीं है, मतलब हिंदी इंग्लिश इज नॉट नॉट द कॉन्सेप्ट सर। इट्स हिंदी इंग्लिश या फिर साउदर्न लैंग्वेज या अमेरिकन भाषा, ऐसा बात नहीं करो। लैंग्वेज मतलब हर सब्जेक्ट का एक भाषा होता है, आपको बस उस भाषा के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। जिस दिन आप कनेक्ट हो जाओगे, आपको वो सब्जेक्ट इजी लगेगा। जैसे जुकेरबर्ग को फेसबुक बनाना आसान हुआ, जैसे स्टीव जॉब्स को एप्पल या मैकिंटोश बनाना आसान हुआ। आगे बढ़ते हैं सर। एक क्वेश्चन करने से कैसा रहेगा लीव एनकैशमेंट के ऊपर? अच्छा रहेगा, चलो करते हैं। सर आप लोगों को समझ आ रहा है ना सर? बोलो। यस सर। चलो सर क्वेश्चन एग्जाम्पल।
R, an employee of XYZ Limited. ठीक है सर, R कहाँ का एम्प्लॉय है सर? XYZ का लिमिटेड का एम्प्लॉय है सर। R ने XYZ लिमिटेड में काम करते हुए क्या किया? रिटायर कर गया, और क्या किया? ठीक है, रिटायर्ड retired from service with effect from 1st of January 2022. ठीक है, 1/1/2022 में रिटायर किया आफ्टर सर्विंग फॉर 16 years and 7 months. 16 साल 7 महीने काम किया। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट he received sum of rupees 50,000 as leave salary for unavailed 300 days, for unavailed leave of 300 days. He entitled to 40 days leave each year. He entitled to 40 days leave for each year of completed service. For each year of completed he was getting a salary. He was getting a salary of rupees 5,000 per month at the time of retirement. जब वो रिटायर कर रहा है तब उनका सैलरी था 5,000 पर महीना करके। He received increment of rupees 500 with effect from 1st of July 2020, 21. ठीक है, 21, ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट। Compute the amount of leave encashment in same formats. चलो सर बताओ, अगर आपको अभी का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया लीव एनकैशमेंट, अगर ये क्लियर है तो इसका जवाब भी आप दे सकते हो।
क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ यस सर। सर। चलो सर बताओ क्या होगा। सर आगे तो एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते হবে 10 মাসে প্রিভিয়াস 10 মাস নিয়ে। तो सबसे पहले तो प्रोविजंस नोट डाउन कर लो। कभी भी ऐसा दिख जाए तो सबसे पहले प्रोविजंस और उसका कॉन्सेप्ट को लिख लें। तो क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन लीव एनकैशमेंट का, तो क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले आप लीव एनकैशमेंट लिखते, तो आपको पहले ही क्लियर हो गया कि ये लीव एनकैशमेंट। सेकेंड चीज, आर किस एम्प्लॉय का, XYZ लिमिटेड का। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो मतलब ये नॉन गवर्नमेंट का है। ये सब पॉइंट पर फटाफट लिख लो सर। अच्छा सेक्शन क्या है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA का हिसाब से आपको करना है, ये भी आप पॉइंट आउट कर लो। अब आपके लिए जो रूल्स है दैट इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, ये आपका रूल्स है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में से रूल को क्या लिखो पहले। पॉइंट 1 मैक्सिमम कितना, पॉइंट 2 अमाउंट रिसीव कितना हुआ आपका, 50,000। जो जो आपको पता चले। एग्जाम में ऐसा मत लिखिएगा हाँ, 50K से मत लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ बट आप लोग 50,000 ही लिखिएगा सर, ठीक है। 3 लाख ऐसा मत लिखिएगा, पूरा 3 लाख बोल के लिखिएगा। हाँ रफ अगर है तो वो कर सकते, रफ में कर सकते, बट जहाँ वर्किंग दिखाना जरूरी है वहां पर थोड़ा सा संभाल कर, शॉर्टकट का थोड़ा आदत हो जाता है ना। अच्छा 10 इंटू एवरेज सैलरी, ठीक है, 10 इंटू एवरेज सैलरी आपको कैलकुलेट करना है। और पॉइंट 4 में आपको क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी का। तो ये 4 में से जो सबसे सस्ता होगा, सबसे लीस्ट होगा, लीस्ट LEAST लीस्ट, लिस्ट मतलब लो, वो आपका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएगा। ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको वर्किंग भी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वर्किंग करना पड़ेगा, वर्किंग करके फिर आप यहाँ पर आके आप जवाब कंप्लीट करना। तो वर्किंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, वर्किंग करने के लिए आपको पहले एवरेज सैलरी चाहिए है ना। तो एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट का हिसाब चाहिए। और डेट ऑफ रिटायरमेंट आपका कब हो रहा है, 1 जनवरी 2022 है ना। अब 2022 1 जनवरी के पीछे का 10 महीना, पिछले 10 महीने, बैक प्रीवियस 10 मंथ्स, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, ठीक है। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, 10 महीना हुआ गया। यस सर। रिटायरमेंट के टाइम पे आपका बेसिक था 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, सर 4800 বেরালো। सर 4,800 बिराबे। चेंज कब हुआ था, जुलाई में। हाँ हाँ सर फर्स्ट। जुलाई से 5000 हो गया। तो जुलाई में भी 5,000, बट जून में 4,500 ना, यस सर। मई में भी 4,500, यस सर। अप्रैल में भी 4,500 और मार्च में भी 4,500। अब सारा का सारा 10 महीने को टोटल करके कितना आ रहा है, 5,000 इंटू, अच्छा 4,500 इंटू 1 2 3 4, 4,500 इंटू 4 और 18, 5,000 इंटू 6 है ना। 30,000। तो फिर ये टोटल हो जाएगा 48,000। 48,000 तो मेरे सैलरी क्या हो जाएगा, 4,800। ठीक है, हो गया 4,800 का एवरेज सैलरी।
अब आपको कुछ और हिसाब भी लगा लेना चाहिए। आपका टोटल लीव कितना है? कंपनी के हिसाब से कितना है? 300 ऑन एवरेज, हाँ 640। 640, 40 दिन का लीव है, 16 ईयर्स का टोटल सर्विस पीरियड है, तो 640 आपका टोटल लीव है। आपको क्रेडिट कितना हुआ है? क्वेश्चन चेक करो। 300 दिन का क्रेडिट कितना हुआ है सर? 300 दिन का। तो 640 में से 300 अगर क्रेडिट हो चुका है तो बाकी 340। ये क्या हो गया? यूज हो चुका है यूज, यस सर। है ना, ये यूज हो चुका है। तो एज पर इनकम टैक्स वो क्या मानता है? इनकम टैक्स कहता है टोटल लीव 30 डेज के हिसाब से निकालो, 16 साल में होता है 480। यूज आपने कर लिया। यस सर। हाँ 22,400 एग्जाम्प्ट হচ্ছে। हाँ वही कुछ होगा। तो फिर गवर्नमेंट के हिसाब से यूज हो गया, मतलब सॉरी एक्चुअल में यूज हो गया 340। तो क्रेडिट कितना पड़ा रहेगा? 140। 140। अब ये 140 के हिसाब से आपको एक्चुअली लीव का अमाउंट मिले, तो 140 करके। सर टैक्सेबल अमाउंट, हाँ बोलो। टैक्सेबल अमाउंट 27,600। अच्छा देख लेते हैं रब्जा। क्रेडिट अगर 140 है, क्रेडिट अगर 140 है तो एवरेज सैलरी 4,800 का है, तो 30 दिन में 4,800 मिलता है, 30 डेज में 4,800 मिलता है, तो 140 दिन का कितना मिलेगा? ये बेसिकली खेल है, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं सर और कुछ नहीं। तो 30 दिन का 140, सॉरी 30 दिन का 4,800, तो 140 का कितना कितना होगा? 22,400। 22,400। अब आपको भी देखना है कि ये जो आपका था मैक्सिमम 3 लाख, अमाउंट रिसीव 50,000, 10 इंटू एवरेज सैलरी कितना होगा? 10 इंटू 4,800, 48,000। 48,000। और क्रेडिट लिव इंटू एवरेज सैलरी आपका हो रहा है 22,400। 22,400। तो 1 2 3 4, इन चारों में से सबसे कम कौन सा हुआ? 22,400। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है, चेंज भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 22,400 जो सबसे सस्ता होगा वही आपका एग्जेंटेड होगा। तो 22,400 आपका एक्चुअली एग्जेंटेड है। ठीक है, तो अगर 22,400 आपका एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 27,600। 50,000 माइनस 22,400 ना, 27,600। ये आपका सैलरी शीट में टैक्सेबल लीव बोल के काउंट होगा, टैक्सेबल लीव बोल के काउंट होगा। बोलो सर, पिक्चर क्लियर है सर? एकदम सर। यस सर। अभी ये जो सैलरी का नोट्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये घर पे होमवर्क रहेगा। हाँ मिस्टर गुप्ता, मस्ट ट्राई, हाँ जरूर ट्राई कीजिएगा, हो जाना चाहिए, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं सर। जो मैंने आपको सिखाया बस उसी तरह से करते जाओ और फिर लास्ट में जाके आंसर को चेक करो। तो इलस्ट्रेशन 5 नोट्स आई तो सबके पास है, अगर नहीं है तो मुझे बता देना। इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क रहेगा, कर लीजिएगा, लीव एनकैशमेंट के ऊपर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है।
कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग हमेशा अच्छा करेंगे। जहां जहां गड़बड़ मतलब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गड़बड़। इंसान फेलियर कब होता है? इंसान फेलियर तब होता है जब उसको जवाब नहीं पता होता है। जवाब कब नहीं पता होता? जब वो ठीक से सीखता नहीं। सर कब वो ठीक से नहीं सीखता? जब वो सीखने का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं उसका गड़बड़ होता है। या तो अगला कोई है जो सिखा नहीं पा रहा है, या तो फिर जो सीख रहा है वो सीख नहीं पा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आएगा। बट अगर आप रिजल्ट्स पे ध्यान दोगे तो प्रोसेस कभी ठीक नहीं होगा। बात समझिए सर। पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात कर देता हूँ, काश आप लोग समझ जाओ। इंसान को प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि रिजल्ट्स पे। आप रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देते हो तो प्रोसेस बिगड़ जाएगा। तो जस्ट फोकस ऑन प्रोसेस, रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिक फॉलो सर। तो फोकस ऑन प्रोसेस। ओके। मैगी मैगी कंपनी इतना ज्यादा नूडल्स बेचता है, तो क्या लगता है आपको मैगी पहले ये सोचने बैठ जाता है क्या कि मेरा मार्केट में कितना सेल होने वाला है, या फिर मैं कितना पैसा कमाने वाला हूँ? या फिर वो ये सोचता है कि मेरे पास मटेरियल है, उसको प्रोसेस करते हैं, नूडल्स को बनाते हैं, पैकेज करते हैं, फिर जाके दुकान में जाके बोलते हैं कि भाई ये सेल करो, बिके तो फिर ऑर्डर देना। क्या लगता है आपको बड़े बड़ा कंपनी बड़ा बड़ा कंपनी प्रोसेस पे ध्यान देता है कि रिजल्ट्स पे ध्यान देता है? मतलब व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बट रिजल्ट सेकेंडरी है, प्राइमरी तो प्रोसेस है। उस दिन एक सीनियर कोई बंदा है मेरे साथ, थोड़ा सा किसी कारण से बात विवाद में पड़ गया। कॉल किया था स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए। तो मेरे को फोन करके पूछता है, सर कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा इसका गारंटी आप लेते हो कि नहीं? तो मैंने उनको बोला कि प्रॉफिट होगा इसका गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, बट हाँ प्रॉफिट हो पाएगा इसके लिए जो जरूरी नॉलेज है उसका गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो फिर बोलता है कि आप अगर रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर कैसे, किस बात के लिए आप मतलब काम करते हो? मेरे को ऐसा डायरेक्टली चार्ज किया। तो फिर मैंने आपको सिंपल बताया कि भाई देखो, आप पहली रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे तो आपका प्रोसेस कभी फुलफिल नहीं हो। ये बात मैं उनको इसलिए समझा नहीं पाया बिकॉज वो काफी सीनियर इंसान है, मे बी 50+ तो होंगे ही। हाँ, क्वेश्चन इज दैट वो बंदा ना बहुत फेलियर है सर। इतना फेलियर हुआ है कि उनको ना अभी प्रोसेस करने का जो मेहनत है, करने का जो जर्नी है ना, वो करने का ना उनके अंदर पेशेंस नहीं। तभी ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है। उनको सीखने का इच्छा ही नहीं है। बिकॉज सीखने का ना एक माइंड सेटअप होता है, उम्र नहीं होता। सीखने का कोई एज नहीं होता, सीखने का माइंड सेटअप होता है। क्या आपका माइंड सीखने के लिए रेडी है? या प्रोसेस पे गुजरने के लिए रेडी है? या फिर सिर्फ रिजल्ट मांग रहा है? सिर्फ रिजल्ट मांग रहा है। अगर आप इस फील्ड में हो, मतलब अगर आप सिर्फ रिजल्ट वाला फील्ड में हो, मतलब आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, आज नहीं तो कल फंस जाओगे। वो बंदा का वही हालत है। तो बेसिकली वो मेरे साथ फोन में झगड़ा ही कर लिया। फिर लास्ट में मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, तो लास्ट में बगल में भाई मुझपर गोपी अनुभव था, तो उसने फोन लेके बोला दादा आप छोड़ दो, आपको हमारे पास पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो काइंड ऑफ दैट, बेसिकली इतना फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं कि इंसान से बात करते करते उसको पता ही नहीं चलता वो क्या बोल रहा है। प्रॉफिट प्रॉफिट सोचते सोचते यही सीखना भूल जाता है कि क्या करने से प्रॉफिट होगा। इतना ज्यादा प्रॉफिट में खोया हुआ है कि प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये चीज सीखने का पेशेंस ही नहीं है उनके अंदर। और मार्केट में 10 लाख 15 लाख 20 लाख पैसा लॉस होके खत्म हालत है। अब बात यही है सर, चाहे बात स्टॉक मार्केट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एग्जाम का नैया हो, वॉट एवर, ऑलवेज ट्राई टू बी इन द प्रोसेस। प्रोसेस में रहोगे रिजल्ट आएगा सर, मानो मेरा बात। सर समझ गए, आगे बढ़े। ओके ओके सर, ओके। ज्यादा बोल दिया लग रहा है सर, ज्यादा बोल दिया क्या? हाँ शिवम। हाँ सर।
ज्यादा बोल दिया, बेसी बोले फैलना। सर। नो सर। ओके, आप लोग तो नो सर। आप लोग तो ऐसे ही बोल दोगे, हाँ सर को थोड़ी ना कोई बोलता है। अच्छा ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, चलो मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। चलो मेरे साथ साथ बताना, मैं रूल्स याद दिला दूंगा आपको, प्रोविजंस याद दिला दूंगा, फटाफट बताना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, शॉर्ट में सीए बोल रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितने कितने बच्चों के लिए अलाउड है सर, एज पर सर इनकम टैक्स? দুজন। दो दो बच्चे। 2 बच्चे। चिल्ड्रन एजुकेशन 100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। बढ़िया है, ये है प्रोविजंस। कौन से सेक्शंस में बोला हुआ है सर? 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2, 2। ठीक है। सर एग्जैक्ट क्वेश्चन के अंदर सीए दे के रखा है आपको, ये मैं स्मॉल लेवल में बता रहा हूँ, बाकी जब आपको कंप्लीट क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा तो सेम ट्रीटमेंट करना है वर्किंग्स में। सीए आपको बस बताना है कि एग्जेम्प्टेड कितना होगा और टैक्सेबल कितना होगा। अब मानो कि सीए मतलब यहाँ पर 2 बच्चा है किसी का, एक का नाम है मुनु और एक का नाम है सोनू। ऐसे होता है ना बच्चे लोग का नाम, मुनु, सोनू, हाँ टूनू। तो जो भी हो, एक का नाम है मुनु, एक का नाम है सोनू। मुनु का मुनु को मिल रहा है 150, सोनू को मिल रहा है 75। सर मुनु को मिल रहा है 150, सोनू को मिल रहा है 75, कितना एग्जेम्प्टेड होगा और कितना टोटल टैक्सेबल होगा बताओ? স্যার এক্সাম सर হবে ऊपर वाले 100 में 100 আর 50 যাবে ট্যাক্সেবল। एग्जाम আর এটা बताओ पहले। ओके, संपत बोल ले, फिर शिवम कर लेता हूँ, हाँ बोल। স্যার এখানে 100 হচ্ছে এক্সাম হবে আর 50 হচ্ছে ট্যাক্সেবল হয়ে যাবে। कार আর সুন্দর ক্ষেত্রে 75টা পুরো এক্সাম হয়ে যাবে। शिवम क्या बोल रहा था, बोल। सेम सर सेम। सेम, बाकी होगा भी जवाब वही है क्या? मोनू को 150 का 150 पूरा एग्जाम, हाँ 150 का पूरा 150 एग्जाम कर देंगे क्या? नहीं सर 100 रुपए का। ओ मैक्सिमम 100 ना। यस सर। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2 हमें मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड का प्रोविजन देता है। तो मोनू के लिए 100 रुपया ले सकते हैं, बिकॉज मोनू का मैक्सिमम 150 चला गया, पर 150 नहीं मिलेगा सर, हाँ एग्जामेशन 150 नहीं मिलेगा, एग्जामेशन 100 ही मिलेगा। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 50। 50। सोनू के केस में, सोनू के केस में मैक्सिमम 100 एग्जाम्प्ट है, तो 100 मिलेगा कि 75 मिलेगा? 75। 75। 75। थैंक यू। जितना मैक्सिमम मिलेगा उतना ही सर। अब 100 बोला है बोल के जबरदस्ती 100 नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम 75 मिल रहा है तो मैक्सिमम 75, बट हाँ मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। तो कुल मिला के इस पूरे में टोटल कितना दिया गया था कंपनी की तरफ से एजुकेशन अलाउंसेस? 225। 225 का। एग्जाम कितना हो गया? 275। 175 का। टैक्सेबल हो गया 50, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस exempt
टैक्सेबिलिटी बताइएगा। अगेन सीनू, झीनू, सीनू, झीनू और कौन सा नाम ले? होनू। सीनू, झीनू, होनू, मतलब सीनू लड़का है, झीनू लड़की है, होनू लड़का है। ठीक है, हम लोग ऐसे प्यार से बोलते हैं ना हनुमान, ठीक है, ए हनुमान इधर आ, ऐसा बोलते हैं। तो होनू, तो सीनू, झीनू, होनू। तो सर सीनू को मिल रहा है 150, झीनू को मिल रहा है 50, होनू को मिल रहा है 80। अब बताओ। सर ऊपर वाले में 100 टैक्सेबल, मतलब 100 एग्जेम्प्टेड। नहीं सर, एग्जेम्प्ट में हो जाएगा, एग्जेम्प्ट में टैक्सेबल में लिख दिया 100। ओ सॉरी, मैंने गलत लिखा, एक सेकंड। ये एग्जाम वाला पॉइंट नहीं रहेगा, ये तो बेसिकली सी है, ये टैक्सेबल का एरिया है और ये एग्जाम का एरिया है। आप बताओ। एग्जेम्प्ट में 100 जाएगा सर, एग्जेम्प्ट में 100। सॉरी, एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल। एग्जाम में 100 जाएगा, टैक्सेबल 50, झीनू का 50 एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, नील। होनू का एग्जेम्प्ट नील और टैक्सेबल 80। एग्जेम्प्ट नील, नील नील, टैक्सेबल 80। बोलो सर, सही हुआ? बाकी लोगों का भी जवाब यही है क्या? স্যার 50 আর 80 এক্সেম্পট হবে আর সিনুরটা ট্যাক্সেবল করে দেবো। 50 और 80 एग्जाम कर देंगे, सीनू को टैक्सेबल कर देंगे पूरा का पूरा। হ্যাঁ স্যার। तो संपत बोल दादा रहा है कि 8 और 50 taxable 80 एग्जाम करेंगे और 50 টা taxable আর 100 টাও তোমার exempt। 100 एग्जाम। तो ये वाला आंसर सही लग रहा है सर। आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं कि मिनिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, बोलिए। স্যার ম্যাক্সিমামটা নেওয়া যায় স্যার, তাহলে 180 বেশিটা নেবো, আবার ধীরে इसमें ট্যাক্সেবল वो করবো। क्या कहते हैं, मतलब अरेंजिंग मतलब ऑर्डर में नहीं, मतलब जैसे मन जिसको मन ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं, अगर ऑर्डर में बच्चा, करना है। उससे कोई हाँ मतलब नहीं है, बच्चा बड़ा छोटा उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, बच्चा बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं। चिल्ड्रन है, एडुकेशन अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। सीनू को 150 दिया गया, झीनू को 50 दिया गया, होनू को 80 दिया गया, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से उठाना है। आपको यहाँ पर टोटल में आपके बच्चों के लिए 150, 200, 280 है ना, टोटल आपको मिला है 280। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, कम टैक्स देना पड़े और मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिले, सिंपल है। तो झीनू और होनू में, झीनू और होनू में मैक्सिमम, अच्छा हमारा रूल्स क्या है? रूल्स इज 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 मंथ्स, ठीक है। 100 पर मंथ पर चाइल्ड, ये सब मंथली है, 280 पर मंथ, ठीक है, ये सब मंथली। अब सीनू 150 ले रहा है तो सीनू का 100 एग्जाम कर देते हैं, 50 टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम तो 100 ही मिलेगा। लेकिन झीनू और होनू में किसका लेना बेहतर होगा? 80 वाले का। होनू को एग्जाम कर देते हैं ना, 80 एग्जाम कर देते हैं। 80 एग्जाम करेंगे तो ये टैक्सेबल और कुछ नहीं रहेगा, और 50 को टैक्सेबल कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 बच्चा ही ले सकते हैं ना हम। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, ये है रूल्स। तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे तो 180 बेनिफिट ले लेंगे यहाँ से। संपत बोल रहा था कि सीनू को पूरा ले लेते हैं और बाकी लोगों को टैक्सेबल कर देते हैं, लेकिन सर तब भी मुझे 150 ही मिलता। हाँ संपत, হ্যাঁ স্যার।
और शिवम ने जो बता रहा था मुझे उस हिसाब से चलते तो हमें 100 আমি ভাবছিলাম যে ম্যাক্সিমামটা নেওয়া বেটার হতো আমি বলতাম যে ম্যাক্সিমাম এক্সাম ডেটটা করা উচিত সেই यस ऑब्वियसली। तो अगर मैं सिर्फ जीनू का 50 ले लेता और होनू को नहीं ले पाता बिकॉज मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, तो फिर मुझे 150 ही एग्जाम करने का मिलता, लेकिन यहाँ पर मुझे 180 करने का मौका मिल रहा है, तो 180 एग्जाम हो जाएगा तो मेरा 100 टैक्सेबल होगा। समझे सर? गड़बड़ मत Yes. करना सर, डोंट बी हरी, स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सा समय दो, पेशेंस दो, पढ़ो, क्वेश्चन को देखो, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। सर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि CA 4800 का है, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया CA 4800 का है, ठीक है, पूरा साल का, और बोला फॉर 3 चिल्ड्रन। क्या करोगे? স্যার দুটো চিলড্রেন ধরে 2400 মাইনাস করবে আর 2400 ট্যাক্সেবল করে দেবে टैक्सेबल क्या करेंगे फिर? 2400 মানে স্যার দুটো চিলড্রেন 1200 2400 নেবে 2400 ট্যাক্সেবল 100 इंटू 2 इंटू 2 ইনটু স্যার 12 মান্থ 12 महीना, तो 100 करके 2 चिल्ड्रन का 12, ठीक है, कितना होता है? वेरी गुड सर, अल्टीमेटली आपका 2400 हो जाएगा टैक्सेबल और 2400 हो जाएगा एग्जेम्प्ट, है ना? ये एग्जेम्प्ट होगा, इफ दिस वन एग्जेम्प्टेड देन दिस वन टैक्सेबल, और क्या 50-50 हो गए यहाँ पर। क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है 4800 फॉर 3 चिल्ड्रन, तो आपको बस अपना हिसाब पे चलना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस अपने हिसाब पे चलना है। डेढ़ सौ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3, क्या करें? टैक्सेबल क्या Sir, होगा और एग्जेम्प्टेड क्या होगा? 100 করে স্যার দুটো চিলড্রেন বাদ দিয়ে দেবো किससे माइनस किससे करेंगे? স্যার তিনটে চিলড্রেন 150 করে ধরবো তারপরে স্যার দুটো চিলড্রেন 100 করে ধরবো ধরে যেটা হবে টোটাল দুটো থেকে দুটো মাইনাস করে দেবো मतलब आप बोल रहे हो कि 150 इंटू 3 3 चिल्ड्रेन इंटू 12 12 मांथ माइनस करेंगे 100 इंटू 2 इंटू 12 ओके, यस सही है, बोलो। 5400 হচ্ছে আর মাইনাস 2400 3000 স্যার ট্যাক্সেবল চলে যাবে ये टैक्सेबल হ্যাঁ স্যার और ये एग्जेम्प्ट। वेरी गुड सर, ये सबको समझ आ रहा है रे? नील, ज्योति, रोशनी, Yes, sir. बोलो सर। प्रियाक्षी, स्नेहेश, आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है। सर क्वेश्चन ने सिर्फ 150 पर मंथ ऐसा बोला, 150 पर मंथ, और बोला 3 चिल्ड्रन, क्या करोगे? স্যার একই তো প্রসেস করবো মানে স্যার অনেকটাই একই মানে সেখানে 100 করে স্যার মান্থলি শুধু 2400 মাইনাস করবো
আর চাইল্ডটা বলেনি স্যার। डेढ़ सौ पर मंथ बोला है, यही सिर्फ क्वेश्चन में बोला है 150 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। क्या जवाब होगा बोलो, ये कितना मानेंगे और एग्जाम कितना? 6 into 12 মাইনাস হচ্ছে 150 into 12 ধরবো স্যার, মানে 12 মাসে 150 করে, তাহলে হবে কি আমরা 1800, আর এইদিকে হচ্ছে 100 করে 12 মাস ধরবো, তাহলে হচ্ছে 1200, তার মানে ট্যাক্সেবল 600 হয়ে গেল, আর 1200 মাইনাস হয়ে যাবে, এক্সেম্ট হয়ে যাবে। 100 ইন্টু 2 করবো, 100 ইন্টু 2 ইন্টু 12 হবে, 100 ইন্টু না স্যার 2 কেন হবে, 100 ইন্টু শুধু 12 করবো, এখানে স্যার কোনো কিছু চাইল্ড ফিল্ড কিছু বলেনি বলছে, 3টে চিলড্রেন বলেছে তো। ধরবো 3টে চিল্ড্রেন। हाँ मतलब टोटल मिल रहा है 150, तो पर चिल्ड्रन निकाल लो। হ্যাঁ স্যার 50 করে, তার মানে স্যার 100, তার মধ্যে 100 ইন্টু 2 ইন্টু 12 হবে, 100 इंटू 2 इंटू 12 হবে, 50 ইন্টু 2 ইন্টু 12 হবে, মানে 50 টোটাল इंटू 2 इंटू 12 হবে। समझ में आया सर? बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। देख रहे सर, एक ही चीज कितना घुमा के बोल सकता है, सबको इस तरह से समझना है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो। बस अपना प्रोविजंस को एकदम क्लैरिटी में रखना, ठीक है? ओके, एक सेकंड रुको, और क्या क्वेश्चन करा सकते हैं, बहुत सारा सीए पे बहुत खेलने हैं। सर एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो सर, मतलब एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स posted in Delhi, posted in Delhi, but reside in Gurgaon. दिल्ली में पोस्टेड है बट गुड़गांव में रहता है, ठीक है? गेट 60,000 per annum as basic pay. $60,000 पर annum करके बेसिक पे है। He gets 9,000 per annum as HRA, हाउस रेंट अलाउंस उनको मिलता है। तो he pays 12,000 per annum as rent. During previous year 21-22, he received rupees 5,000 as advance salary
एडवांस सैलरी एज ऑन April 21. Calculate exemption under section 10 subsection 39. The 10 subsection 39 मतलब लिखो क्वेश्चन लिखो। टेन सबसेक्शन 39 मतलब किस चीज का क्वेश्चन है ये? HR एकदम स्टार्टिंग क्लास में सैलरी में आपको मैं HRA के बारे में बताया था, है ना, सैलरी प्रोफार्मा के अंदर। तो HRA का रूल्स क्या है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट होता है। जो HRA रिसीव करोगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 50% ऑफ सैलरी अगर एकोमोडेशन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में, इन तीनों में से जो कम होगा वो, लेकिन 50% सब्सटीट्यूट होके 40% हो सकता है अगर एकोमोडेशन किसी दूसरे सिटी में, सब एक्सेप्ट कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, तो 40% मान के कैलकुलेशन होगा। और तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। और सैलरी का मतलब HRA में सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए का RB पार्ट प्लस प्लस कॉट। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो, ठीक है। चलो सर आंसर करो। आपको बस इतना बताना है कि इसमें कितना एग्जेम्प्टेड होगा और कितना टैक्सेबल में जाएगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पॉइंट ए, HRA रिसिप्ट कितना कर रहा है? बोलो 9,000 पर मंथ पर एनम? और एनएम है सर। 9,000 होगी 90,000 होगा, बहुत कम नहीं होगा? मैं भी सोच रहा हूँ 9,000 पर एनम एज HRA, 12,000 पर एनम एज रेंट। 12,000 नहीं, ठीक है ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि मैंने 12,000 लिया ना पर एनम, मैंने रेंट भी 12,000 पर एनम ही लिया, ठीक है चलेगा। और 60,000 बेसिक पे लिया ना, वो भी तो पर एनम ही लिया, पर मंथ तो नहीं लिया ना, कम कम करके रखा हुआ है, सब पर एनम में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ पॉइंट इज दैट, सेकेंड पॉइंट क्या है? HRA रिसीव्ड हो गया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये सब प्रोविजंस आपको ना एकदम दिमाग में जैसे ना छपा हुआ होना चाहिए। एंड पॉइंट सी क्या होगा? 40% करे कि 50% करे? रहता तो सर गुड़गांव में है, तो 40% नहीं है ना, अकोमोडेशन तो गुड़गांव में। सर दिल्ली मेट्रोपॉलिट मतलब दिल्ली जो है वो बेसिकली हमारा बिग 4 मेट्रो सिटीज में से एक है। तो बिग 4 मेट्रो सिटी जो है दैट इज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है। बिग 4 मेट्रो सिटी जो ओल्ड, आज के डेट में 8 मेट्रो माना जाता है, बट पुराना 4 को ही लेके इनकम टैक्स अभी भी रूल को रखा है, चेंज नहीं किया। न्यू मेट्रो के हिसाब से बैंगलोर ऐड हो जाता है, आपका क्या बोलते हैं उसको, पूना ऐड हो जाता है, हैदराबाद ऐड होता है और मोस्ट प्रॉब्ली अहमदाबाद ऐड होता है। लेकिन ये 4 को नहीं लिया अभी भी पुराना 4 ही है। इस पुराना 4 को छोड़ के, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई को छोड़ के कोई भी शहर हो, चाहे गुड़गांव दिल्ली के बाहर है, मेन दिल्ली से बाहर है,
आप बोलोगे सर एनसीआर रीजन में है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर है, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, है ना सर, ये सब जगह आप लोगों को पता होगा ज्यादा। यस सर। हाँ, शिवम को अच्छा पता होगा। गाजियाबाद भी आता है ना एनसीआर के अंदर? गाजियाबाद, फरीदाबाद, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ठीक है, ये सब ग्रेटर ग्रेटर दिल्ली, या फिर आप दिल्ली एनसीआर बोलते हैं इसको, दिल्ली एंड नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है, बट ठीक है वो अलग बात है। हमें यहाँ पर बस सिटी लेना, तो गुड़गांव सिटी जो है वो बेसिकली आउट ऑफ दिल्ली है, और इस केस में 50 की जगह 40 लेना पड़ता है, तो 40% ऑफ, आप यहाँ पर लिख सकते हो एज रेसिडेंस रिसाइड एट नोएडा, सॉरी नोएडा नहीं, गुड़गांव, सॉरी। 40% क्यों दिया? बिकॉज गुड़गांव में रहते हैं इसलिए। अब आपको बस हिसाब लगाना है, तो एच आर रिसीव 9,000 का हो गया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना होगा? रेंट पे किया सर 12,000, और सैलरी का 10%, 60,000 का 10% कितना होता है? और सर एडवांस सैलरी भी तो है। नहीं सर, यहाँ पर एडवांस काउंट नहीं होता, एडवांस काउंट नहीं होगा सर। एडवांस सैलरी सैलरी शीट में ट्रीटमेंट आएगा, एचआरए में ट्रीटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो बेसिक उनको मिल रहा है बेसिक का ही लेंगे, ठीक है, एडवांस सैलरी को नहीं लेंगे। तो 12,000 माइनस 6,000 कैसे हुआ? 60,000 का 10%। तो ये हो गया हमारा 6,000। सर एच आर रिसीव 9,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 6,000, और 40% ऑफ सैलरी मतलब 60,000 का 40% कितना होता है? हाँ बोलो। 24,000। 24,000। तो इनमें से सबसे सस्ता कौन हुआ? 6,000। ये क्या हो जाएगा फिर? हाँ, एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल क्या हो जाएगा फिर? 3,000। 9,000 माइनस 6,000। ये होगा सर टैक्सेबल टीचर, ये सैलरी शीट के अंदर आएगा, ठीक है। ये जो 3,000 है ये सैलरी शीट में काउंट होगा। अब सैलरी शीट देखने में कैसे बनेगा? एक रफ सैलरी शीट दिखा रहा हूँ आपको, कि जैसे आप लोग शायद सोच रहे हो सर एडवांस का क्या करें, तो सर बेसिकली ऐसा होगा ना, आपका बेसिक जो है वो 60,000 का है, एडवांस सैलरी यहाँ पर आ जाएगा, वो इस बार टैक्सेबल हो जाएगा, तो टोटल इनकम पे काउंट होगा 5,000, है ना। और जो टैक्सेबल एचआरए हुआ है सर, उससे भी आप यहाँ पर लोगे तो आपका आ जाएगा 3,000। बाकी इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपका ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा है? 60। यहाँ से अगर आप डिडक्शन करना चाहते हो 16 सबसेक्शन 1A के तहत आप डिडक्शन कर सकते हो, बट हमें अब यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये बस एक रफली किया सर, ठीक है, मतलब ये दिखाने के लिए एडवांस को क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में एडवांस को बोला है ना, क्वेश्चन ने एडवांस दिया है, तो एडवांस को क्या करेंगे? जो 5,000 के बारे में बोला था, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 5,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा। 5,000 का ये ट्रीटमेंट होगा सर, बोलो क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है सर, आज मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा एक क्वेश्चन मैं इलस्ट्रेशन 5 आपको घर पे करने के लिए बोल रहा हूँ। इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग सर प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करेंगे, और एचआरए के बारे में कुछ क्वेश्चंस और कैलकुलेशन करना है, बिकॉज एचआरए ना बहुत पॉपुलर है, डिफरेंट सवाल एचआरए से आता है, तो वो भी मैं करूंगा। प्रोविडेंट फंड को पूरा डिटेल्स में जानूंगा, अलग अलग टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड होता है, यूआरपीएफ, एसपीएफ, पीपीएफ, ठीक है, उनका भी ट्रीटमेंट करना है। साथ में
साथ में एम्प्लॉयमेंट पीरियड में मतलब इसका ट्रीटमेंट होता है, कौन सा प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करने से आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, सेक्शन वाइज बात करेंगे। और कुछ प्रोविडेंट फंड के अलावा कुछ और एक और तरह का अलाउंसेस जैसे मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट या वगैरह है, इसकी आपका एक आपका आ जाता है क्या बोलते हैं उसको, वो वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ठीक है, ये जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन सेक्शन 10 सेक्शन 10B, इसका भी कुछ क्वेश्चंस है, एक बार देख लेंगे। और एक वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसीप्ट सेक्शन 10 सेक्शन 10C, ठीक है। तो ऐसा कुछ एरिया है, 2-3 छोटा छोटा, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग पार्कोजिक्स पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली बाकी अलाउंसेस के बारे में कुछ पॉइंट्स एंड कुछ आपका बचा कुचा रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पॉइंट्स वो कंप्लीट हो जाए फिर पार्कोजिक्स में बात करें, ठीक है। तो तब तक घर पे आप लोग मैथ्स को देखते रहो, नोट्स को देखते रहो, अगर नहीं है तो आप बताओ मुझे, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप उसे भी घर पे ट्राई करें, ठीक है। ट्राई करते रहो, तो जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। नील, प्रियाक्षी, रोशनी, संपत, शिवम, यस सर। है दादा। हाँ सर। ओके सर, फिर आज इतना ही है, टाटा, बाय सबको, বাড়িতে बाय রাখছি सर, দাদা। बाय सर, बाय। স্যার আপনাকে এটা পিং করে দিচ্ছি স্যার। अच्छा